नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं 13 नवंबर की तैयारी हिंदी यूजीसी नेट की। तो हम कर रहे हैं 2 सीरीज़ में क्वेश्चंस तैयार। एक सीरीज़ आपकी चल रही है 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें आप मिश्रित प्रश्न कर रहे हैं। और एक सीरीज़ आपकी चल रही है जो पाठ्यक्रमानुसार जो प्रश्न हैं, जो कि चैप्टर वाइज प्रश्न मैं आपको करवाती जा रही हूँ। और जो 2000 प्रश्न की सीरीज़ है वो भी आपकी पाठ्यक्रमानुसार ही है, लेकिन उसमें आप मिश्रित प्रश्न कर रहे हैं जैसे कि पेपर में आते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए सबसे पहले, और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। तो हमने पिछले वीडियो में 85 तक प्रश्न तक हमने कर लिया था। हमारे 15 क्वेश्चन आज के बचे हुए थे, तो हम उस पर चलते हैं। तो देखिए, ब्रजभाषा अवधि आदि में जो मनु मन मतलब मन का मनु हो जाता है, कारण का कारणु हो जाता है, अंग का अंग हो जाता है, चल का चलु हो जाता है, यानी उकार बहुला जो है बोली, हम इसको बोलेंगे उकार बहुला। तो ये वास्तव में किसकी देन है? ठीक है, जैसे ब्रजभाषा और अवधि में ये जो प्रश्न आते हैं, जो उकार बहुला जो आप देखते हैं ना, उकार बहुला जो ये आते हैं, देखिए ये जो आ रहे हैं ऊ की मात्रा वाले शब्द, ये किसकी देन है बताइए? संस्कृत की देन है, प्राकृत की, अपभ्रंश की, या फिर पाली? इससे पहले जो मैंने आपको 85 वाला जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था वो इसी पर आधारित था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि अपभ्रंश जो है वो उकार बहुला भाषा थी, और जैसे कि अवधि में ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अपभ्रंश में भी ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपभ्रंश होगा, क्योंकि अपभ्रंश से ही अवधि में और ब्रजभाषा में ऐसे शब्द जो है वो आए थे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश के शब्दों में किस वर्ग की ध्वनियों का बाहुल्य अधिक है? तो अगर आप अपभ्रंश के अगर आपने कभी अपभ्रंश के कुछ दोहा वगैरह पढ़े होंगे पुराने, जो है सरहपा के या फिर डोम्बिपा के, लुईपा के, इनके पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको जल्दी ही मैं आपको कुछ ऐसे दोहे देने जा रही हूँ जिनका प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम से पूछ लिया जाता है, जिनका अर्थ पूछ लिया जाता है। ये जो वीडियो है मैं आपको जल्दी ही देने वाली हूँ, उसमें मैं आपको कम से कम 7-8 ऐसे आपको दोहे दूंगी और उनके अर्थ आपको बताऊंगी जो आपको समझ नहीं आते हैं, और लेकिन अक्सर एग्ज़ाम से वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप वहाँ देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी वहाँ पर कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अपभ्रंश की जो ध्वनियाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो जिस ध्वनि का बाहुल्य है वो टा वर्ग की ध्वनि होती है। टा वर्ग का मतलब टा, ठा, डा और ढा। ठीक है, ये सॉरी ये बिंदी नहीं है जो मैंने बिंदी लगा दी, ढा है ये, अड़ा मत समझिएगा इसको। तो टा, ठा, डा, ढा, ये जो वर्ग है टा वर्ग, इन ध्वनियों का अधिक बाहुल्य हमें दिखाई देता है अपभ्रंश भाषा में। ठीक है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि अपभ्रंश की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो अपभ्रंश की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है बताइए? अपभ्रंश में शा सा के स्थान पर केवल सा प्रचलित है, ये बात सही है या गलत है? अब आप खुद सोचिए, ये बिल्कुल सही बात है। अपभ्रंश में शा और सा शब्द तो हैं ही नहीं। ठीक है, ये व्यंजन है ही नहीं, उसमें ना तो शाह होता है ना ये वाला शाह होता है, ना तो शाह से शरीफे वाला शाह होता है ना शाह से षटकोण वाला शाह होता है, जैसा कि हमारी देवनागरी लिपि में है। वास्तव में इसमें सा ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, सा से सपेरे वाला। इनमें लगभग वही ध्वनियाँ हैं जिनका प्रयोग प्राकृत में होता है। इनमें वही ध्वनियाँ हैं जो प्राकृत में जिनका प्रयोग होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि प्राकृत में उनका प्रयोग होता था वही ध्वनियाँ हैं एज इट इज़, तो ये बात जो है कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे ज़्यादा असत्य जो है वो कथन हमें चाटना है। चलिए देखते हैं, हो सकता है ये भी ठीक हो। फिर आगे चलते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद हम चलते हैं कि अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है नपुंसकलिंग समाप्त प्राय था। ठीक है, नपुंसकलिंग जो है आता ही नहीं है अपभ्रंश में, ये भी बिल्कुल सही बात है। अपभ्रंश में जो है केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही भेद माने गए हैं लिंग के, यहाँ नपुंसकलिंग से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, कारकों के रूप अधिक हो गए हैं, ये बात कही गई है कि कारक के रूप अधिक हो गए हैं अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा कथन सही है ये हम देखते हैं। तो इसमें से जो देखा जाए डी ऑप्शन, वास्तव में अपभ्रंश में कारक जो है
वो अधिक नहीं हो गए, वो कम हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए कम हो गए हैं अगर हम सही पर निशान लगाएं, लेकिन यहाँ असत्य पूछा है तो ये वाला का ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ इन्होंने अधिक लिख दिया है, जबकि अपभ्रंश भाषा में वास्तव में कारकों के रूप कम हो गए थे। ठीक है, देखिए संस्कृत में कितने कारक होते हैं, 17 कारक होते हैं। ठीक है, प्राकृत में जो है वो 12 होते हैं, 12 होते हैं, जबकि अपभ्रंश में केवल 6 कारक होते हैं। तो कारकों के रूप जो है वो वास्तव में कम हो गए थे, अधिक नहीं हो गए थे। तो ये बात इन्होंने गलत कह दी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। और रही बात बी ऑप्शन की, इनमें लगभग वही ध्वनियाँ थी जिनका प्रयोग प्राकृत में होता है। तो ये बात सही है, थोड़ी सी गलत है अगर आप पूरा अध्ययन करेंगे, लेकिन कुल मायने में अगर इन चारों ऑप्शन में से देखें तो ये ऑप्शन ज़्यादा गलत लग रहा है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सा तो है, बा भी है और हा भी है, लेकिन शाह जो है वो नहीं मिलता है। शाह से शरीफा नहीं मिलता, शाह से षटकोर नहीं मिलता, तो सा हमें मिलता है, तो ये वाला नहीं है वास्तव में। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया। उसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा 90, वो प्रश्न है कि अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है? तो अपभ्रंश में कौन सी व्यंजन, देखिए अब अपभ्रंश में आपको ना तो ये अंगा वाला ये मिलेगा, ना इया मिलेगा, ना अणा मिलेगा। ठीक है, ये तीनों जो खाली होते हैं ना, अंगा से खाली, न्या से खाली और अणा से खाली, ये तीनों आपको अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं मिलते हैं। आपको माँ मिलेगा अपभ्रंश की भाषा में। ठीक है, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ये सम्मिलित है, बाकी 3 सम्मिलित नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों पर, क्योंकि हमें 100 की सीरीज, 100 तक हमें पहुंचना है, 50 की सीरीज आज के दिन की कंप्लीट करनी है। तो हम अगले 10 क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो 91 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण समूह अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? फिर वही चीज़ आ गई। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें ना तो ये अंगा है, ना न्या है। ठीक है, शा भी नहीं है, सा भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें देखा जाए तो ना भी नहीं है। ठीक है, इसमें माँ तो है, तो ये जो हैं ये वास्तव में वर्णमाला में नहीं है अपभ्रंश की। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए होगा। उसके बाद देखिए ना भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अच्छे से गांठ बांध कर अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये आप पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम में भी। अपभ्रंश में कितने लिंग हैं? अभी मैंने आपको बताया अपभ्रंश में नपुंसक लिंग जो है वो नहीं माना जाता है, तो अपभ्रंश में 2 ही लिंग माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर है अपभ्रंश में किस कोटि के शब्दों का बाहुल्य है? ठीक है, अपभ्रंश में किस कोटि के शब्दों का बाहुल्य है? तो अगर हम देखें तो अपभ्रंश में तत्सम, तद्भव, विदेशी या संकर। तो अगर हम अपभ्रंश भाषा देखें तो वास्तव में इसमें तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। तत्सम शब्द यानी संस्कृत की कोटि के शब्द आपको कम मिलेंगे, तद्भव शब्द आपको ज़्यादा मिलेंगे, अशुद्ध शब्द ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर तद्भव होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ी ए और बड़ा ओ इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है, देखिए छोटा बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और छोटी ए और छोटा ओ, ये तो आपको मिलेंगे, लेकिन आपको छोटी मतलब बड़ी ए और बड़ी ओ नहीं मिलेंगी। तो इस तरह से 10 जो स्वर टोटल माने जाते हैं, जिसमें से आपको ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, दोनों, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिर है अपभ्रंश में ना व्यंजन के रूप में किस, अच्छा ना व्यंजन जो है अपभ्रंश में, उसको या के रूप में, डा के रूप में, माँ के रूप में, अणा के रूप में। तो अपभ्रंश में अणा के रूप में जो है माना जाता है, क्या माना जाता है? ना व्यंजन। ठीक है, ना व्यंजन जो है वो माना जाता है अना के रूप में। ठीक है, अणा जो है उसकी वो माना जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए अपभ्रंश में हम नारायण लिखेंगे, ठीक है, जैसे ये नारायण हम हिंदी में लिखते हैं ऐसे, लेकिन अगर हम इसको अपभ्रंश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो अपभ्रंश में हम इसको ऐसे लिखेंगे, रा रायण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें ना आपको अड़ा मिलेगा और ना आपको न्या मिलेगा, आपको ये तो मिलेगा ना की जगह। ठीक है, लेकिन जो अणा का स्थान है हिंदी देवनागरी में, उसमें आपको ये चीज़, ये अणा नहीं मिलेगा। अणा आपको उस स्थान पर नहीं मिलेगा, अणा आपको जो है वो ना की जगह मिलेगा। ये मतलब है इस
प्रश्न का, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के अस्थि शब्द का अपभ्रंश में कौन सा मिलता है, ठीक है। देखिए संस्कृत का जो अस्थि शब्द है उस शब्द का अपभ्रंश में कौन सा रूप मिलता है। तो संस्कृत का जो अस्थि शब्द है तो अपभ्रंश में उसको हम हस्ती बोलते हैं, अहति बोलते हैं, है बोलते हैं। तो उसको वास्तव में हम क्या बोलते हैं, अहि बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कई दोहे पढ़ाऊँगी अभी, क्योंकि वो मैं पढ़ा नहीं पाई हूँ। अब अपभ्रंश आप मेरे हिंदी भाषा तथा उसके उद्भव की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड, लेकिन मैंने आपको अभी कुछ दोहे नहीं पढ़ाए हैं जो कि डोम्बेपा, सरहपा, लोईपा इन लोगों ने लिखे हैं, देवसेन इन सब लोगों ने लिखे हैं। तो मैं आपको उनका अर्थ बताऊंगी। वहाँ पर आप देखेंगे कि संस्कृत का जो अस्थि शब्द है उसको अहि लिखा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोंकणी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। तो कोंकणी भाषा जो है, कोंकणी भाषा राजस्थानी से हुई है, ब्राह्मण से हुई है, मागधी से हुई है या महाराष्ट्री से हुई है। तो देखिए आप इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। राजस्थानी से तो ये हुई नहीं होगी कि राजस्थान के पास तो है नहीं गोवा, ठीक है। ब्राह्मण से भी नहीं होगी, ब्राह्मण तो उधर की साइड का आ गया, सिंधी प्रदेश, ठीक है। फिर आते हैं मागधी, मगध देश आ गया। लेकिन महाराष्ट्र जो है गोवा बिल्कुल पास पास पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से प्रभावित है, क्या, कोंकणी। तो कोंकणी भाषा जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं अपभट्ट की विशेषताओं में। अब देखिए अभी तक हमने अपभ्रंश के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जानी, अब हम चलेंगे अपभट्ट की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको अपभ्रंश और अपभट्ट में। तो मैं चलती हूँ अपभट्ट की तरफ, ठीक है। तो अपभट्ट में क्या कहा गया है, अपभट्ट की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, हमें ये छांटना है। तो चलते हैं, देखिए अपभट्ट में अड़ा अड़ा है, ये अड़ा और अड़ा ध्वनियाँ नहीं है, अढ़ा ध्वनियाँ नहीं है। इनमें से ए और औ स्वरों का समावेश हुआ है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ का लोप हुआ है, जैसे भिक्षा का भीख, शिक्षा का सीख। इसमें व्यंजन का अकारण द्वित्व हुआ है, जैसे सिक्खा का शिक्षा, कमाण का कमान, तुषार का तुषार। तो अब इसमें हमें ये छांटना है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है अपभट्ट भाषा के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम देखें अगर, तो देखिए अपभट्ट में ए और ओ स्वरों का समावेश हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। अपभ्रंश और अपभट्ट में ये अंतर है, अपभ्रंश में आपको बड़ी ए और बड़ा ओ आपको नहीं मिलेगा स्वरों में, लेकिन अपभट्ट में आपको बड़ी ए भी मिलेगी और बड़ा ओ भी मिलेगा, ठीक है। पहला अंतर ये है। दूसरी बात, जो अपभट्ट भाषा है उसमें क्या किया गया है, आ का लोप कर दिया गया है। जैसे भिक्षा, इसमें आ का डंडा है लेकिन यहाँ भीख कर दिया गया। शिक्षा में आ का डंडा है तो यहाँ सीख कर दिया गया। तो आ का लोप जो है ये हमें कहाँ मिलता है, अपभट्ट भाषा में मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये उन्हीं शब्दों में किया गया जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपभट्ट में एक काम और भी कहा गया है कि अकारण द्वित्व हुआ है। द्वित्व का मतलब क्या होना है कि दो शब्दों का आपस में जुड़ना है। जैसे शिक्षा एक शब्द है लेकिन वहाँ पे हमें सिक्खा मिलता है, मतलब का और खा दोनों मिले हुए। ऐसे कमान शब्द है तो कम्माण मिलता है, मतलब मा और मा दो अक्षर आ गए, ठीक है। तुषार को इन्होंने तुस्सार कर दिया, मतलब दो सा इन्होंने ले लिए। तो इसको कहते हैं द्वित्व। द्वित्व का मतलब दो व्यंजन आ जाना, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें अपभट्ट में दिखाई देती है। तो ये भी दिखती है, ये भी दिखती है, ये भी दिखती है, लेकिन अपभट्ट में अड़ा और अड़ा ध्वनियाँ नहीं हैं, ठीक है। ये बात जो कही है ये इन्होंने गलत कही है, ये असत्य बात है, ठीक है। और ये असत्य ही हमसे पूछी गई है। वास्तव में जो अपभट्ट भाषा है उसमें अणा ध्वनि भी मिलती है और अढ़ा ध्वनि भी मिलती है, जबकि अपभ्रंश में ये ध्वनियाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, अपभ्रंश काल 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, परंतु अपभ्रंश काव्य लिखा जाता रहा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए अपभ्रंश काल जो है 10वीं शताब्दी तक का माना गया है, लेकिन ये बात मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि वास्तव में अपभ्रंश काल जो है वो 14वीं-15वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा में लिखा जाता रहा है। अपभ्रंश काल 15वीं शताब्दी तक का, भले ही एक मतलब अगर माना देखें हम पर्टिकुलरली इसको 10वीं शताब्दी तक का माना गया है,
लेकिन जो लिखा गया काव्य वो वास्तव में देखिए रैधु जो थे, रैधु जो कवि थे, इन्होंने 15वीं शताब्दी तक लिखा था अपभ्रंश में। तो 15वीं शताब्दी तक लिखा जाता रहा है। तो इसके और भी ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए 14वीं शताब्दी तक या 15वीं शताब्दी तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है वो हमारे हिसाब से इसका आंसर जो है वो 14वीं शताब्दी होगा। ठीक है, 15वीं शताब्दी में लिखा गया लेकिन बहुत ही कम लिखा गया है। तो जो सही पर्टिकुलर ऑप्शन जो है वो 14वीं शताब्दी तक का होगा। ठीक है, और 14वीं 15वीं शताब्दी में लिखने वाले कौन थे? वो रैधु ही थे। ठीक है, आपसे पूछा जाए अपभ्रंश के सबसे अंतिम कवि कौन से थे, तो वो कौन थे? रैधु थे। ठीक है, उसके बाद है पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है कि पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा। ठीक है, तो पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी नमिसाधु ने कहा, डॉक्टर पिशेल ने कहा, याकोबी ने कहा या डॉक्टर तगारे ने कहा। तो देखिए पुष्पदंत की भाषा है और मराठी की जननी, मतलब मराठी भाषा की जननी है पुष्पदंत की भाषा। ये बात किसने कही? तो ये बात जो है वो कही थी डॉक्टर तगारे ने। ठीक है, डॉक्टर तगारे ने ये कहा कि पुष्पदंत की भाषा मराठी की जननी है, तगारे ने। ठीक है, तगारे। तो ये थोड़ा प्रश्न अलग तरीके का है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि आपको जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पर मिले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और ऐसे प्रश्न अगर आप करके जाएंगे आपको एग्ज़ाम में, मैं आप बता रही हूँ, 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है इन प्रश्नों से। इसके आगे के जो प्रश्न हैं 101 से, वो मैं आपको अगली कड़ी में, यानी जो अगली नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे उसमें मैं आपको कराऊंगी। मैं रोज़ आपको दोनों सीरीज़ से, यानी जो 2000 क्वेश्चंस वाली सीरीज़ जिसमें आपके मिश्रित प्रश्न हैं उसमें आपको दूंगी, और 50 मतलब इसमें जो है मैं आपको जो आपके जो टॉपिक के अनुसार प्रश्न है वो दूंगी। ठीक है, और अगर आपको ये प्रश्न चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रश्न आपको मिल जाएं, इसकी इमेज आपको मिल जाए, इसकी PDF आपको मिल जाए, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको वीडियो भी मिलेगा और वीडियो के नीचे आपको ये सारे प्रश्न भी मिलेंगे जिससे आप आसानी से इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर कीजिए अपने कमेंट, अच्छे कमेंट कीजिए। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो वो भी ज़रूर क्लियर कीजिए। तो मैं हूँ आपके कमेंट के और लाइक के इंतज़ार में। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए नए प्रश्नों को लेकर। नमस्कार।